हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग। और प्रेजेंट टाइम में लास्ट वीडियो में टॉपिक चल रहा था हम लोग का कि फ्रॉनहोफर लाइंस। तो जहाँ पर हम लोग थे ठीक वहाँ से आगे, यह वीडियो वहाँ पे अचानक रुका हुआ था, तो वहाँ से ठीक जहाँ पे रुका हुआ था ठीक उसके आगे आ जाइए। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यह है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एपिसोड नंबर 9 हो गया, यह 9 नंबर एपिसोड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। फिलहाल अभी इस सीरीज में यह लास्ट लेक्चर होने जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके बाद तुरंत शुरू होने जा रहा है सेमीकंडक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर क्या होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर और सब कुछ बहुत कुछ। ओके, P100 फिजिक्स में टीपी सर। तो आइए, जहाँ पर थे हम लोग जस्ट वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। या बीच में अचानक रुक गया था यह लेक्चर। चलिए, तो वहाँ पर हम लोग लास्ट में देख रहे थे, टॉपिक लगभग पूरा हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लास्ट जो अभी जस्ट इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर या फोटोस्फीयर और ये आउटर एटमॉस्फेयर जो है सन का, फोटोस्फीयर के बाद वाला जो एरिया होती है चारों तरफ, उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, यानी कि सन का एटमॉस्फेयर। तो अब जैसा देखिए यहाँ पर सन के एटमॉस्फेयर में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, तो यह कैसे पता चला एटमॉस्फेयर में क्या है। तो वह देखिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज फ्रॉनहोफर लाइंस का यही था कि यहाँ पर हीलियम का पता चला। कैसे पता चला कि अब देखिए, सन से जो भी रेज आ रही होती है, सन से जो लाइट आ रही होती है, जिसे आप कहते हैं सोलर एनर्जी कहते हैं, जिसको सोलर रेज बोलते हैं। ओके, तो जो भी लाइट यहाँ से आ रही है, सपोज करिए सन की सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन जो भी आ रहा है, सन का यह सोलर रेडिएशन है, ये पृथ्वी पर आ रहा है, अर्थ पर ये सारे सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं। ओके, यदि इसका स्पेक्ट्रोमीटर से यदि इसका एनालिसिस किया जाए, यानी कि जो सोलर रेडिएशन सन से आ रहे हैं पृथ्वी पर ना, यदि उसको स्पेक्ट्रोमीटर पे इंसिडेंट किया जाए, स्पेक्ट्रोमीटर मैं अभी बताया हूँ कि स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एपरेटस होता है वह क्या होता है, प्रिज्म। और प्रिज्म का क्या काम होता है, प्रिज्म का काम होता है पड़ने वाली, अपने ऊपर पड़ने वाली व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देना, यानी उसकी स्प्लिटिंग कर देना। तो देखिए, तो अब यहाँ पर किस पे पड़ रहा है ये, हाँ, ये क्या है, ये है प्रिज्म। और जब यह रेडिएशन प्रिज्म से पास करके बाहर निकलता है ना, जब यह रेडिएशन प्रिज्म से पास करके बाहर निकलता है, तो इससे हम क्या पाते हैं, इसमें पाते हैं क्या कि पूरी रेडिएशंस में कुछ लाइंस एब्सेंट होती है। तो जो लाइन एब्सेंट होती है, जो लाइन एब्सेंट हुई, ध्यान दीजिएगा, सोलर रेडिएशन को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं तो कुछ लाइंस वही D1 और D2 लाइंस, तो देखा ही गया कि D1 और D2 लाइंस यहाँ पर एब्सेंट हो जाती हैं। जो लाइन एब्सेंट होती है, तो जानते हैं कि जब लाइन एब्सेंट होती है यानी कि वहाँ पे एनर्जी नहीं है, वह एनर्जी एब्सेंट हो गई। और जब एनर्जी एब्सेंट हो गई तो क्या मिला वहाँ पर, डार्क लाइंस। और उसी डार्क लाइंस को क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर लाइंस। तो ये तो बात पता चल गई थी, कि सोलर रेडिएशन में कुछ लाइंस जब हम यहाँ पर पृथ्वी पर जब हम उसका स्पेक्ट्रोमीटर से एनालिसिस करते हैं तो कुछ लाइन एब्सेंट होती है। तो अब ऐसे कितनी लाइन एब्सेंट हैं, इसका सबसे पहले स्टडी करने वाला साइंटिस्ट है फ्रॉनहोफर। और दूसरा जो साइंटिस्ट है वाल्सन, तो उसने क्या किया था, लाइंस को सबसे पहले, या लाइन को खोजा। लेकिन चूंकि सबसे पहले स्टडी फ्रॉनहोफर ने शुरू किया था, इसलिए वाल्सन के द्वारा जब खोजी गई लाइन, तो D1 और D2, तो उन्होंने नाम रखा फ्रॉनहोफर लाइंस, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में नाम रखा फ्रॉनहोफर लाइंस। ओके, अब जब देखिएगा, तो ये लाइन D1 D2, तो ये लाइंस फ्रॉनहोफर, दीज आर द फ्रॉनहोफर लाइंस। ये कैसी होती हैं, ये डार्क होती हैं। क्या है ये, क्या है, डार्क लाइंस हैं। और क्या है, तो डार्क लाइंस है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम है इसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ ना, मीन्स एब्जॉर्ब, शोषित कर लेना, अवशोषित करना। ओके, चलिए फिर आप, तो ये था हम लोग का फ्रॉनहोफर लाइंस। आइए, अब यहाँ तक बस आपको जानना है, जो क्वेश्चन साहब पर आएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, उसका सीधा पॉइंट ना, सीधा क्वेश्चन एंड आंसर, क्या, क्यों, कैसे, मीन्स कि जो भी लाइन बोल रहा हूँ
वह किसी क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको सीधे क्वेश्चन एंड आंसर पे जाना है। वैसे तो बहुत डीप इसकी स्टडी है, बहुत ही डीप स्टडी है, लेकिन वह आपके लेवल पे नहीं है। आपको या तो एग्ज़ाम देना है IIT का, या तो आपको एग्ज़ाम देना है किसका, नीट का, क्लियर, या तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है, क्लियर। बाकी और भी जो भी इंडिया में एग्ज़ाम फिजिक्स होते हैं, तो इससे ज़्यादा रिसर्च की चीज़ें हैं उसको नहीं जानने की आपको ज़रूरत है। इतने यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ से पूछे जाएगा सब बन जाएगा। अब जैसा देखिएगा, तो जब यहाँ पर हम जो D1 और D2 लाइन्स हैं, जब हम अर्थ पर, पृथ्वी पर जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि यह कौन सा एब्जॉर्ब हुआ है, तो जानते हैं कि जब यह एब्जॉर्ब हुआ तो कोई न कोई उसमें एलिमेंट ही उसको एब्जॉर्ब किया होगा। तो सन पे कौन सा एलिमेंट है, सन पे कौन सा एलिमेंट है, तो देखा जब अर्थ पर हमने देखा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट पृथ्वी पर है कि जो इन्हीं लाइंस को D1 D2 इन्हीं लाइंस को, जो इन्हीं लाइंस को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो ये देखा गया कि ठीक यही लाइंस को इमिट करने वाला मिला जिसको कहा गया हीलियम। तो चूंकि हेलियो नाम रोमन भाषा में हेलियो सन को कहते हैं ना, तो हीलियम जो नाम पड़ा हुआ ना, तो रोमन भाषा में सन को हीलियम बोलते हैं, हेलियो करके बोलते हैं। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हीलियम। ओके, यानी कि वह हीलियम का इन्वेंशन। तो मैं कहूँ कि फ्रॉनहोफर लाइन का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो आप कहेंगे कि फ्रॉनहोफर लाइन्स का इम्पॉर्टेंस यही है कि फ्रॉनहोफर लाइन्स के द्वारा ही, इसी की सहायता से हीलियम का खोज किया गया। कहाँ पर, सन पर। तो सन के एटमॉस्फेयर में किसका प्रेजेंस हुआ, तो सन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस हुआ किसका, हीलियम का। ओके, तो हीलियम, तो यही फ्रॉनहोफर लाइन्स से ही क्लियर होता है कि यहाँ पर हीलियम की प्रचुरता है। हीलियम की प्रचुरता कहाँ पर, इसके एटमॉस्फेयर में। क्यों, क्योंकि फोटोस्फीयर से तो रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ, फोटॉन प्रोड्यूस हुआ। देखिए ये यहाँ से तो ये फोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह फोटोस्फीयर से, ओके, तो देखिए फोटोस्फीयर से जो प्रोड्यूस हो रहा है, यह देखिएगा, ये फोटोस्फीयर से तो यह रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, देखिएगा ये फोटोस्फीयर से प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोटोस्फीयर से प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है ना, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, वह तो हो रहा है इस सेंट्रल पार्ट में, जिसको आप फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो सेंट्रल पार्ट में हो रहा, एनर्जी यहाँ से निकल रही है, फोटॉन यहाँ से रेडिएट हो रहा है और इस एटमॉस्फेयर को पार करके जा रहा है। वो इस एटमॉस्फेयर में हीलियम प्रेजेंट है, हीलियम ने क्या किया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब जिसको एब्जॉर्ब किया वो लाइन यहाँ पर एब्सेंट हो गई, और उसी को क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर लाइन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हीलियम का आविष्कार ना, हीलियम का आविष्कार इस लाइन से हुआ। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, सन के एटमॉस्फेयर में, ये तो क्लियर हो गया कि सन के एटमॉस्फेयर में हीलियम प्रेजेंट है। ये कैसे क्लियर हुआ, फ्रॉनहोफर लाइन्स के द्वारा हुआ। अच्छा, अब अगली बात रही है कुछ डाटा यहाँ पर देखिए। अगला पॉइंट ये रहा कि, हाँ, अगला पॉइंट ये था कि सन का हीलियम, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि पृथ्वी पर यदि देखा जाए कि हीलियम, यह हीलियम जो वहाँ सन पर है, तो पृथ्वी पर हीलियम कितना। अच्छा, हीलियम कहाँ से बना, तो हीलियम जानते हैं कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ किसका, हाइड्रोजन का। तो जानते हैं, पीछे पढ़े हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर देखे होंगे कि 4 हाइड्रोजन भाग लेते हैं, तब जा करके क्या बनता है, एक हीलियम का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे, पीछे लेक्चर में सारा का सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कुल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही थी। एक बार फॉर्मेशन में 4 हाइड्रोजन मिलकर के कितनी एनर्जी दे रहे थे, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हैप्स ये वैल्यू आई थी ना, पीछे लेक्चर में देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जहाँ पर होगा वहाँ पर देखिए। ओके, तो ये इतनी एनर्जी आई होगी। अब वो एनर्जी रेडिएट हो रही है। चलिए अब मेन पॉइंट हम लोग जहाँ पर हैं उस पॉइंट के मेन बात की जाए। चलिए, तो अब यहाँ पर जैसे देखिए, जब हीलियम की बात हो रही है तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हीलियम पृथ्वी पर यदि देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर जितने भी सब्सटेंस मिलते हैं, जो भी कुछ खनिज हैं हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर, उनका हीलियम की परसेंटेज देखा जाना तो देखिए कितने परसेंट है, 0.000, यानी कि 3 जीरो है इंटू 5% है ना, इतना ही परसेंट हीलियम है पृथ्वी पर।
यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिज का, यानी कि सभी एलिमेंट का 0.0005% है हीलियम। लेकिन कॉस्मॉस मीन्स अंतरिक्ष में जब हम देखेंगे तो पूरा यूनिवर्स, यानी कि पूरा अंतरिक्ष जिसको हम आकाश कहते हैं, ओके, तो ये पूरा यूनिवर्स की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि 26%, यानी कि पूरे कॉस्मॉस का, पूरे अंतरिक्ष के भार का 26% हीलियम है। तो हीलियम, ओके, माइंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। तो हीलियम 26% है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे, क्योंकि जितने भी स्टार आप देख रहे हैं यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में, ओके, अंतरिक्ष के कुल भार का 26% हीलियम है। अब ऐसा इसलिए कि जितने भी आप स्टार देख रहे हैं, जितने भी अंतरिक्ष में जो भी आप देख रहे हैं, मीन्स कि जो भी स्टार आप देख रहे हैं, जो भी तारे देख रहे हैं, तो सभी पर न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो रहा है और सभी पर फॉर्मेशन किसका, सभी पर सिंथेसाइज हो रहा है। क्या? सभी पर यानी कि सभी पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और सबका लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? हीलियम। तो अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में हीलियम की प्रचुरता है। ओके, फिर आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में क्या आना है, डायरेक्ट केवल उसकी बात करते हैं। क्या, क्यों, कैसे। क्या? P100 फिजिक्स में SDP सर, P100 फिजिक्स, ओके, जम करके पढ़िए। आइए, तो ये क्लियर हो गया आप यहाँ पर। तो चलिए अब जब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है, स्पेक्ट्रम में किससे कौन सा स्पेक्ट्रम का टाइप मिलता है, सब कुछ फंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। चलिए अब आगे हम चलते हैं फिर अपने पॉइंट पर। क्या है? एपिसोड न्यूमेरिकल। चलते हैं फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर। आइए, तो फिर न्यूमेरिकल, फैंटास्टिक न्यूमेरिकल। हाँ, आप लोग जम करके पढ़ रहे होंगे, पूरा उम्मीद है कि हाँ, नीट को खाली निकालेंगे नहीं, फिजिक्स में 100% मार्क मारेंगे। 100% फिजिक्स हमेशा आया स्टूडेंट का, पहली बार आप नहीं करने जा रहे हैं। P100 फिजिक्स पर हमेशा ही 100% नंबर आता है। चलिए, तो चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, अब हम यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आइए देखा जाए क्या न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो क्वेश्चन है, चलिए, तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, लेट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। लेट, हाँ, आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी। लेट इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम second excited state to the ground state, what will be number of स्पेक्ट्रल लाइंस, व्हाट विल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 6 और डी ऑप्शन दिया है 5। तो जो अच्छा लगे मार दीजिए। सब कुछ आपके पास 3, 4, 5, 6 सब है, कौन सा होगा? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, हाँ, कहाँ से आ रहा है? लेट इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ध्यान देना है, ग्राउंड स्टेट और कहाँ से आ रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट से। मारिए जल्दी फटाफट आंसर, एक लाइन का सवाल है। हो गया, मार दिया, कितना आया? ओके, नंबर 3 होगा। हाँ, 3 लाइन्स मिलेंगे। चलिए, अब कहेंगे सर कैसे, आइए दिखा दूँ कैसे। 1, 2, ग्राउंड स्टेट 3, ये है n = 1,
ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, ऐसे ही बहुत सारी लाइन्स होंगी इन्फिनिटी तक, तो हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि आपको समझना होगा कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, जिसको आप हिंदी में उत्तेजित अवस्था ना। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा है पहले तो आपको ये समझना होगा। तो आप इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ओके, ये है ग्राउंड स्टेट n बराबर 1। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी ठीक इसके ऊपर वाला, तो ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये कौन सा हुआ? सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ ना। तो अब इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पर है और यहाँ से क्या ट्रांजिशन हो रहा है, तो पहली संभावना तो यही है कि सीधे यहाँ से डायरेक्ट आ जाए। तो पॉसिबल नंबर ऑफ द लाइन्स इज द डायरेक्ट 1। दूसरी संभावना यह है कि यह यहाँ से यहाँ पर आए और तब इसके बाद यहाँ से यहाँ आए, यही ना। देखिए 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। तो अब यदि यह आया तो एक लाइन ये वाला हुआ, तो यह भी यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से आएगा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये आएगा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए बहुत आसान हो गया। तो आपको कितनी लाइन्स मिल रही हैं? 1 2 3। तो देयर आर व्हाट इज द आंसर? तो देयर आर 3 लाइन्स, 3 लाइन्स मिलेंगे। अब जैसे मैं मान लो कह दूं कि n बराबर 10 से आ रही है या n बराबर 20 से आ रही है। हाँ, आ जाइए देखिए। अब n बराबर 20th स्टेट से जंप हो रहा है और आ रहा है किस पर? ग्राउंड स्टेट पर। ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। समझिएगा सब कुछ, क्या, क्यों, कैसे। ओके, हाँ चलिए। अब n बराबर 20 से आ रहा है, क्या करेंगे? फिर सब बनाएंगे, बनाइए, हाँ बनाइए। क्या करूँ? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे। और कहाँ तक बनाऊँ? 20 तक। आज सबका गिनूँ, ये वाला तो ये वाला तो ये वाला तो ये वाला तो ये वाला, तो वाला ही करते रह जाऊँगा तो वाला करते रह जाऊँगा। तो इसका क्या चाहिए? सीधा एक फार्मूला चाहिए। तो जब कभी भी देखो, अब सीधा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। तो अब ऐसे थोड़ी बना के बार बार गिनेंगे। अब यही 2 3 था तो गिन लिया, लेकिन जब 20 रहेगा, 30 रहेगा, 10 रहेगा, 5 रहेगा, तो थोड़ा गिनना मुश्किल। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे दिक्कत होगी गिनने में ना, बनाने में। और वहाँ ये छूट गया तो गया। तो देखो, तो नंबर ऑफ, फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस है। एक शब्द और पे ध्यान देंगे, यहाँ पर इमिशन शब्द भी जोड़ दीजिएगा, इमिशन। नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि साफ साफ लिखा रहा है इमिशन लाइन है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लाइन का भी होता है, उसका फार्मूला भी अलग से आएगा। तो क्या हम लोग बताने जा रहे हैं? नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस। लिखा कि नहीं? लिखो जल्दी रेड पेन से साफ साफ। नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर कितना? तो n -1 अपॉन 2, दैट इज द आंसर। जहाँ पर क्या n क्या है? तो जो जहाँ से लाइन आ रही होगी वही जहाँ से लाइन आ रही होगी, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा जिस लेवल से, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अब यहाँ पर एक n बराबर क्या था? 3 एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, इसी को कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब देखिए बराबर कितना हुआ? n का मान कितना हुआ? 3 हुआ। 3 गुणे 3 - 1 बटा 2 हो गया, बराबर कितना हुआ? 3 × 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 3। व्हाट इज द आंसर? 3 हो गया। फैंटास्टिक। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द काउंटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आइए अब अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था
कि n बराबर 20 से दिया रहा होता ग्राउंड स्टेट पे तो क्या होता, शर्त यही है कि ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। इस फार्मूले का शर्त ये लिखो जल्दी वहाँ पर, यह तभी लागू होगा जब ग्राउंड स्टेट पर ट्रांजिशन हो रहा होगा। तो लिख दीजिए साफ साफ यहाँ पे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे जा रहा होगा तभी ये होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे जा रहा होगा तभी की बात थी, ध्यान देना इस बात को। चलिए अब सपोज करिए, अभी हमने एग्जाम्पल में बोला था कि यदि n बराबर 20 से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा हो, यानी कि n का मान कितना है 20, और किस पर जा रहा है 2, कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट पे जा रहा हो, तब जा देखिए क्या है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बिकम्स व्हाट, n minus 1 by 2, what will be the number 20 into 20 minus 1 upon 2। देखिए कितना रहा है, 2 से काट दीजिए, 10, 20 में से एक निकाल दीजिए, 19 बराबर कितना होगा, 19 गुणे 10 यानी कि 190 लाइन्स। कितनी लाइन्स आई, 190 लाइन। अब जैसा सोचिए फार्मूला न रहे तो 190 लाइन सब बना के गिन पाएंगे, पूरा पेपर 3 घंटे उसी में बीत जाएगा गिनने में। हाँ, बनाते रहेंगे गिनते रहेंगे। ओके चलिए, ओके फर्स्ट क्लास। आपको तैयार भी होगा, याद भी होगा आपका, लेकिन एक बार सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनकी काउंटिंग कैसे होती है, उन पर न्यूमेरिकल कैसा आता है, यानी कि क्या क्यों कैसे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन हम लोगों का कि n बराबर n इक्वल टू 10 टू n इक्वल टू 2 ना। देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी टोटल number of spectral lines when an electron jumps from n equal to 5 n equal to 10 to lower energy level n equal to 4, n equal to 2। चलिए हाँ, अब क्या करेंगे, तो अब दिया है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। चलिए नंबर ए दिया हुआ है, 24, नंबर 2 दिया हुआ है 36, नंबर सी दिया हुआ है 72 और नंबर डी दिया है 44। मार दीजिए निशान। हाँ मारिए फटाफट, देखिए कौन सा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ जल्दी करिए, कोई नहीं मैच कर रहा तो नॉन ऑफ दीज। हाँ फिर अब मैच कर जाएगा कोई नहीं कोई। चलो भाई, अब पहली बात कि n बराबर 10, यह एनर्जी का लेवल बना करके टोटल नंबर ऑफ लाइंस को बना करके काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। हर क्वेश्चंस के लिए क्या होना चाहिए, ज़बरदस्त फार्मूला होना चाहिए कि जिसमें तुरंत वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बनाएंगे तब तो करते रहेंगे काउंटिंग ना। चलो भाई, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अब इस क्वेश्चन में लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट नहीं है, लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट नहीं है कि नहीं, देख रहे हैं ना, लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट नहीं है।
यानी कि यहाँ पर अब फार्मूला बदल जाएगा। तो अभी तक जो देखे हैं आप, पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, तो वह ग्राउंड स्टेट था, लोअर एनर्जी लेवल, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा, चलिए आइए दिखाता हूँ क्या होगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, हाँ नोट करिए फास्ट, अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास से बनाइए नोट्स, एकदम टॉप करने जा रहे हैं। पूरा तैयार होगा तो P100 फिजिक्स की पूरी फिजिक्स, P100 फिजिक्स पर पूरी फिजिक्स तैयार है तो टॉप करेंगे। और P100 का मतलब तो जानते ही हैं, 100 टाइम्स बेटर देन अदर्स। ओके, हाँ। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स when electron does not goes to ground state, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे न जा रहा हो, ऐसे सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए भाई, तो नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन्स, इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या बना, इक्वल टू वेरी फैंटास्टिक N2 माइनस N1 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में N2 माइनस N1, हाँ वेरी फैंटास्टिक फार्मूला, अपॉन 2 कर दीजिएगा, नोट करिए, बहुत ही शानदार। N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 अपॉन 2 कर दिया। अब जा देखिएगा, N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, प्लस 1। चलिए N2 माइनस N1 यहाँ भी है, N2 माइनस N1 यहाँ भी है। N2 माइनस N1 का मान कितना आया, चलो भाई N2 कितना है 10, देखिएगा N2 कितना है 10, तो 10 माइनस क्या, लोअर एनर्जी लेवल 2 है, 2 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 2। ओके, व्हाट इज द आंसर, 10 माइनस 2 8 प्लस 1 9 इंटू 10 माइनस 2 8 अपॉन 2 कितना हुआ 9 इंटू 2 से काट दीजिए, 4 हुआ, 9 गुणे 4, हाउ मच 36 लाइन्स, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो 36 लाइन्स मीन्स आंसर कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो गया, मजा आ गया, क्यों भाई मजा आ गया, हाँ फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान है। ऐसे ही सब तैयार होना चाहिए, ऐसे ही एक एक लाइनें, सारा सब कुछ ऐसे ही ना दमदारी के साथ तैयार होना चाहिए। ओके चलिए और आगे आ जाइए। तो अभी मैं पूरी फिजिक्स अभी आपका मैं रिवाइज करने वाला हूँ। तो जैसे बताया ना अभी, जस्ट क्या शुरू होने वाला है इसके बाद, जस्ट ये लास्ट एपिसोड है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब जो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले होंगे, अब वो कब आएंगे, अब वे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो सब उसमें आएंगे। क्लियर, तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ चलिए, तो अभी पहले इसको पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बस कुछ न्यूमेरिकल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिनको छोड़ा नहीं जा सकता है, इनको मैं सॉल्व कर दूं और तुरंत मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर, जहाँ से आपके जानते हैं कि 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स 3 से 4 ना, 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है। और वो क्वेश्चन चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्वेश्चन जानते हैं बहुत ही आसान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान, इन कंपेरिजन टू द मैकेनिक्स वो बहुत ही आसान है, तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिलहाल अब आइए क्वेश्चन पे पहले इसको पूरा कर लिया जाए। तो हाँ चलिए, अब एक क्वेश्चन है हम लोग का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख, पहला क्वेश्चन नोट करिए कि हाँ अभी जो हो गया उसके आगे जो भी नंबर है डाल दीजिए।
व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज, क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट in first excited state of hydrogen atom। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 0.53 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 1.06 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 2.12 एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन डी 0.86 एंगस्ट्रॉम। यस, व्हाट इज द आंसर? वेरी फैंटास्टिक। मारी जल्दी फटाफट निशान। विच वन इज द आंसर? हाँ, 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए। हो गया? आइए आंसर देखिए, इसका क्या दिया हुआ है। आंसर इसका 2.12 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम। नाउ द क्वेश्चन दैट हाउ एंड व्हाई। चलिए देखें। हाँ, अब देखिए क्या है यहाँ पे। तो हाउ एंड व्हाई तो कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब यदि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं समझा और आपने समझ लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट दिमाग में आ गया, तो जब आपको फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा तो जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट कहते हैं, बोर रेडियस कहते हैं। और बोर रेडियस में हमारे समझ से 0.53 वाला, तो बोर रेडियस कितना होता है? बोर रेडियस की वैल्यू यानी कि R1 का मान कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोर रेडियस। इसी को आप बोर रेडियस कहते हैं। पता ही चला कि फर्स्ट देख के मार दिया निशान, क्या हो गया? एब्सोल्यूट रॉन्ग, गलत हो गया। आपको फर्स्ट बोर रेडियस पे नहीं मारना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आपको रेडियस पूछ रहा है। चलिए क्या करेंगे तब? क्या करेंगे? तो जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है। तो फार्मूला लिखिए, फर्स्ट करिए सॉल्व मेरे साथ। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, आर इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द आर? तो आर इक्वल टू 0.53 यानी कि बोर कांस्टेंट, बोर का रेडियस। तो आर इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू क्या? एन स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू। और एक किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन ओनली, फॉर हाइड्रोजन। यदि कोई और होगा तो क्या होगा? हमारे तो क्या दिक्कत है? आर इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन अपॉन जेड हो जाएगा। यदि कोई और होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो यदि हाइड्रोजन के अलावा कोई और है तो इसका एटॉमिक नंबर भी आ जाएगा। एटॉमिक नंबर मीन्स क्या है? जेड क्या है? परमाणु क्रमांक हिंदी में बोलते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया भाई? आ जाओ, चलो भाई। एक किसके लिए? अदर देन हाइड्रोजन। एक लगाओगे क्या? अदर देन हाइड्रोजन रहेगा। अदर देन हाइड्रोजन रहेगा तो भूलना मत ना। हाँ, जेड भी ले लेना। और यहाँ पर भी जैसे मान लो जेड है तो हाइड्रोजन है तो जेड बराबर 1 हो गया, इसलिए 1 नहीं लिखा गया यहाँ पर। चलो अब आर बराबर कितना होगा? देखो 0.53 इंटू क्या? एंगस्ट्रॉन तो है ही, इंटू एन। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले उत्तेजित अवस्था। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? एन के बराबर 2 हो गया ना, 2 हो गया। देखो ग्राउंड स्टेट में रहता तो एन बराबर 1 था। अब ये सेकंड स्टेट में गया तो इसको कहो तो एक्साइटेड स्टेट, और यही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, समझा? तो एन बराबर 2 लेना रहेगा। मान लो कहा जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
तो n का मान कितना लोगे, n बराबर 3 हो गया। देखो अब इसके बाद एक छोड़ करके दूसरा सेकेंड, ये हुआ पहला, और सेकेंड कहूँ तो ये, थर्ड कहूँ तो इसके ऊपर। तो n का मान कितना लेना है, 2, 2 का स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर है ना, तो r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन इंटू कितना, 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 का 2 हो गया 1, 10 का 1, 11 को 1 और 1, नो हाँ फिर से बोलो भाई, 4 गुणे 3 करो, 12 का 2 हो गया और 4 गुणे 20, 21 हो गया ना। तो 1 2 2.12 एंगस्ट्रॉन, 2.12 एंगस्ट्रॉन, 2.12 एंगस्ट्रॉन, दैट इज आंसर। हो गया, चलो और आगे बढ़ो, बहुत आसान है सब कुछ। P100 फिजिक्स मीन्स फिजिक्स इज वेरी इजी, P100 फिजिक्स मीन्स फिजिक्स इज वेरी इजी। यस, यदि आप पढ़ रहे हो P100 फिजिक्स, इसका मतलब यह कि यू आर वेरी वेरी लकी। अच्छी तरह तैयार करो, सब कुछ हो गया, बना बनाया मिल रहा है यार, फर्स्ट क्लास का करना क्या है, सब कुछ ना टॉप बना बनाया मिल गया। हाँ, मार दो दनादन, सब नीट उट सब निकल जाए, नीट हो IIT हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हो गया, चलो और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे हाथ में हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, इनको पूरा कर दिया जाए और तुरंत स्टार्ट किया जाएगा क्या, सेमी कंडक्टर लास्ट पार्ट। हाँ आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अब हाँ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नीट में। देखो नीट वाले क्या पूछ रहे हैं, ध्यान देना। देखो नीट वाले क्या जानना चाहते हैं तुमसे, किस लेवल पे जानना चाहते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n बराबर 3 to n बराबर 1। और जानते हो, ये बड़ा सा क्वेश्चन पूरा बड़ा बड़ा लिखते हैं, हाँ खूब बड़ा बड़ा लिखते हैं, ताकि उसी में तुम्हारा 2-3 मिनट 4 मिनट उसी में निकल जाए। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from n equal to 3 to n equal to 1, यानी कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जंप करा, एंड फोटॉन thus emitted, and photon thus इमिटेड, यानी कि इस प्रकार से जो फोटॉन इमिट होता है वो कहाँ पर जा रहा है, इमिटेड, इरेडिएटेड, यानी कि किसी दूसरे को रेडिएट करता है, इरेडिएटेड ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, material of work function 5.1 electron volt. The stopping potential is estimated as, the stopping potential is estimated as। ओके, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। आपके नीट में देखिए अभी जस्ट कुछ ही साल पहले आया हुआ क्वेश्चन। हाँ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन दिया हुआ है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है 5 वोल्ट। ओके, मार दीजिए, हाँ मार दीजिए निशान, जल्दी फटाफट मारिए आंसर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन।
हाँ, कौन सा होगा भाई? टाइम लीजिए 1 मिनट, वीडियो को रोकिए, या ना भी रोकिए तो मैं टाइम आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ चलिए। हो गया? 1 मिनट नहीं हुआ अभी? हो गया भाई, 1 मिनट हो गया होगा। चलो हम देखते रह रहे हैं। हो गया? आइए, आंसर कौन सा होगा? विच वन इज द करेक्ट? या मार दीजिए निशान, या बी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। 7 वोल्ट, 7 वोल्ट विल बी एग्जैक्ट, 7 वोल्ट विल बी द आंसर। अब देखिए यहाँ पर 7 और है, 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। पहली बात यह है कि 2 ऑप्शन तो देखते ही वैसे की वैसे या मार सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कौन से 2 ऑप्शन को? जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा हुआ है, ये तो वैसे ही हट गया। देखिए ये 7.1 अपने आप ये तो सीधे कैंसिल हो गया। क्यों? अरे भाई आप क्वेश्चन पे आ जाइए ना अपने। क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n=3 to n=1। चलिए आगे आइए, और कहाँ पे लिखा? हाँ, अब जब देखिएगा आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल शब्द छूटा हुआ क्या भाई? इज, हाँ स्टॉपिंग शब्द है, आधा छूटा हुआ। देखो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रहा होता तो सही हो गया होता ना? बोलो भाई, सही हो गया ना? चलो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो देखो भाई जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तब तो एनर्जी बता रहा है ना। अब पोटेंशियल के में 2 ही तो हैं, या तो 7 वोल्ट सही होगा या नहीं तो 5 वोल्ट सही होगा। यह 2 ऑप्शन सी और ए और सी तो इसे दे करके हटा दो, कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि कभी आंसर हो ही नहीं सकता, वो कभी आंसर हो नहीं सकता। क्यों? अरे भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है तो वोल्ट में यूनिट होगी, और यहाँ पर तो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब को पहले ही आउट है, कैंसिल है, कैंसिल आउट। आइए अगला पॉइंट। हाँ, अब ये आया कहाँ से? तो आंसर कितना आया? 7 वोल्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि आंसर 7 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, कैसे हुआ 7 वोल्ट, क्यों नहीं 5 वोल्ट। चलिए तो आइए, लग जाएगा इतने में हम लोग का क्वेश्चन। हाँ, अब पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन n/3 से n/1 में आ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन n/3 से आ रहा है, ठीक, कहाँ पे आ रहा है? n/1 पर आ रहा है। ये है n/3 से n/1 पे आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन n/3 पर पहले, यानी कि यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से पहले वहाँ गया रहा होगा, है कि नहीं? गया होगा ना। चलो भाई, तो डेल्टा ई जितना जाने में एनर्जी लिया होगा उतना ही आने में देगा। जब वापस आएगा ना, जब वापस आएगा तो उतना ही देगा, वही मीट करेगा। हाँ, जब वापस आएगा तो जाने में जो एनर्जी लिया रहता है, आते समय वही एनर्जी रिलीज करता है। बात समझा ना? चलो भाई, तो जाने में कितनी एनर्जी लिया था तो जानते हो ना कि डेल्टा ई मीन्स क्या, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनर्जी गैप कितना है, माना कि ये डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई बराबर कितना हुआ? डेल्टा ई बराबर कितना हुआ? तो डेल्टा ई बराबर हुआ कितना? E2 माइनस E1, एनर्जी गैप E2 माइनस E1 हुआ। आ जाओ अब जा देखना भाई, डेल्टा ई बराबर E2 मीन्स ये हायर लेवल। तो जानते हो कि कहीं पर भी एनर्जी कितनी होती है, आपको पता है? हाँ, ऊपर वाले लेवल में कितनी है? माइनस कितना? 13। अभी फार्मूला अभी पढ़े हैं सब कुछ। 13.6 अपान क्या? n², n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ E1 पे कितनी एनर्जी होती है? माइनस E1 पे कितनी होती है? माइनस क्या? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। आ जाओ डेल्टा ई का मान बोलो कितना हुआ? डेल्टा ई बराबर कितना हुआ जी? हाँ, कितना हुआ? देखिए
यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन कितना आया, 3 का स्क्वायर करो 9, साइन है माइनस और यहाँ माइनस कितना है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। चलिए अंडरलाइन करिए, यहाँ तक पूरा करिए, पहले कर लिया। अब आ जाओ, अब ये जो वैल्यू है वो कितनी आई, तो डेल्टा ई का मान कितना निकल के आया। देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो इधर कर लीजिए, आप पहले कर दीजिए। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये माइनस में ही रहेगा, तो 13.6 अपॉन 9 करोगे 1.5 के आसपास आ जाएगा, तो 1.5 ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। चलो कितना हो गया देखो भाई, हाँ कितना हो गया, तो हाँ जी कितना आ गया, तो 5 यानी कि 12 में से 1, 13 में से 1 निकाल दो और तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 12 और 5 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मीन्स अब ध्यान दीजिएगा, n बराबर 3 से n बराबर 1 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है एटम का, तो एटम का ट्रांजिशन हो रहा है n बराबर 3 से आ रहा है एटम n बराबर 1 पर। तो यह कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के जा रहा है, इमिट हो रहा है, यह जो फोटॉन है ना, यह फोटॉन जो इमिट हो रहा है, यह इमिटेड फोटॉन कितनी एनर्जी लेकर के जा रहा है, इस फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी है इसके पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए यहाँ तक नोट करिए, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हाँ ये हो गया जी। चलिए नोट करिए फास्ट, जल्दी समझिए, कंसेप्ट को समझिए अच्छी तरह से। और हाँ अब क्या हुआ, हो गया भाई, पहुंचे सब लोग। तो डेल्टा ई की वैल्यू, यानी कि अब इस फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है, तो क्लियर हो गया कि फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है, वो क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले आया है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये जो फोटॉन है ये फोटॉन किसी फोटो सेंसिटिव आइटम पर इंसिडेंट कर रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन में था फोटो सेंसिटिव आइटम पर इंसिडेंट कर रहा है, और जिस आइटम पर वह इंसिडेंट कर रहा है उसका वर्क फंक्शन है 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका वर्क फंक्शन कितना है, देखो भाई वर्क फंक्शन कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है। यानी कि अब यह क्वेश्चन अब किस पर आ गया, देखिए बोर का मॉडल पे ही बेस्ट है, और बोर के मॉडल के साथ अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब इसमें आ गया ना। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर चलते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या, कि क्योंकि फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पर यानी कि आइटम पर इंसिडेंट कर रहा है ये फोटॉन, तो जब फोटॉन जाके टकराएगा किसी आइटम पर, फोटो सेंसिटिव आइटम पर, तो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक हो गया ना, नोट करिए, कर लिए सब लोग। चलिए आ जाए, अब आगे क्या हो रहा है, तब इसको हटा दिया जाए। ये पॉइंट हो चुका है, एनर्जी निकल चुकी है फोटॉन की। फाइव 5.1 है वर्क फंक्शन। चलिए भाई देखिए, हाँ देखा जाए क्या हो रहा है। आ जाओ, तो फोटॉन, एक या फोटॉन है, इंसिडेंट कर रहा है किसी सब्सटेंस पर, किसी और इससे इलेक्ट्रॉन का, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर रहा है। रिकॉइल्ड मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ। अब जानते हैं कि जब इसकी एनर्जी होती है h/nu, इसका वर्क फंक्शन होता है W0, और यह होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है Ke। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, एक लाइन का मात्र h/nu बराबर वर्क फंक्शन प्लस
काइनेटिक एनर्जी, यही है ना आइंस्टीन का वर्क, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यह इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, ये वर्क फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखिएगा, एच न्यू बराबर आप इसको लिख सकते हैं क्या एच न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको मैं पीछे वीडियो में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में बहुत ही गजब का समझाया हूँ वहाँ पर। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर किसको होता है, ई वी नॉट। ई वी नॉट को ही क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए तो वी नॉट क्या है, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी, तो ई वी नॉट बराबर कर दीजिए क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या ई वी नॉट बराबर एच न्यू, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू, और वो तो दिया ही है 12.1, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, और इसमें वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कितना दिया था, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था, तो माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था। तो ई वी नॉट बराबर कितना होगा, 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 7.0 वाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके फैंटास्टिक। अब इधर से भी ई है, इधर भी ई है, दोनों साइड सी क्या हुआ, कैंसिल, तो वी नॉट बराबर कितना हुआ 7.0 क्या वोल्ट। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। देखिए कितना दमदार, कितनी मज़ेदार फिजिक्स होती है, कितनी मस्त फिजिक्स होती है नहीं। हाँ सही है आपका, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फैंटास्टिक। हाँ अवश्य सही होगा, पढ़े हैं थ्योरी तो कुछ है थोड़ी, मैं तो पहले ही बोलता हूँ P100 फिजिक्स मीन्स फिजिक्स इज नथिंग, P100 फिजिक्स मीन्स फिजिक्स इज नथिंग। हाँ P100 फिजिक्स मीन्स नथिंग एंड इट बिकम्स 100 टाइम्स ईजियर। आसान हो गया भाई, 100 टाइम्स बेटर मीन्स क्या, 100 टाइम्स ईजियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, यस मस्ती के साथ पढ़ो पूरा जम करके, बहुत ही आसान है सब कुछ। अभी टॉप करा दूंगा यार, कुछ बच है थोड़ी प्योर फिजिक्स में, अभी इतना ही टॉप अभी गेस करूंगा ना, सारा फिजिक्स जैसे हर साल होता है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो जो पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, मजा आ रहा होगा उनको ना, तो जैसे हर साल जानते हो होता है। अभी पीछे से 2021 नीट में तुमको बैठा करके दिखाया था, बताया था, सॉल्व किया था, इसी वीडियो में है ना। 2021 का सॉल्व है, सॉल्व करते समय बताया हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो तुम्हारे कॉपी से बाहर आया था। 2022 में भी ठीक वैसे ही वही होगा, 2021 में जैसे हुआ है ठीक वैसे 2022 में होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। यही हमेशा होगा, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 30 में, यही होगा। जब तक एग्जाम होगा तब तक P100 फिजिक्स के से ही आएंगे सारे क्वेश्चंस। अब कहोगे कि सर कैसे 100% आता है, अरे आता है इसलिए ना, खूब रगड़ के पढ़ा देते हैं तो उससे आप उसी में सुनाएगा उसी में सुनाएगा भाई। आ जाओ चलो, हाँ मस्ती साथ पढ़ो, चलो देखो आ जाओ और आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब इसलिए तो सब करा रहे हैं। हाँ जितना ज़्यादा कराएंगे उतना ही हमारा 100% उसमें से 100% आने का चांस बढ़ जाएगा, है कि नहीं। चलो आ जाओ। हाँ अब अगला क्वेश्चन, आगे क्या है देखो, आ जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया सामने। विच हैज मिनिमम रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन ये सबका सही होना चाहिए। विच हैज मिनिमम रेडियस in first
एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब दिया क्या क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एटम, बी ऑप्शन ड्यूटेरियम एटम, सी ऑप्शन सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम, और डी ऑप्शन डबली आयोनाइज्ड लिथियम। डबली आयोनाइज्ड लिथियम, डबली आयोनाइज्ड लिथियम। मार दीजिए निशान फटाफट। हाँ देखो भाई, गलत ना हो, जल्दी करो। हो गया? हाँ मारिए, किसी एक पर मारिए, कौन सा सही लग रहा है? ए बी सी डी। विच हैज मिनिमम रेडियस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ ध्यान देना। कौन होगा भाई? हो गया? हाँ कोई कैलकुलेशन है नहीं, हो गया होगा। मार दिया आंसर? चलो तो ये वाला मार दिया जाए, हाइड्रोजन। किया किसको मार दे? ये। चलो फैंटास्टिक, दिस विल बी द आंसर। अब कहोगे सर कैसे? गलत हो गया क्या? नहीं सही है, आ जाओ चलो। अब कहोगे कैसे? अरे भाई अभी तो बताया था, R बराबर 0.53 n²/z। अभी पढ़े हो ना? हाँ अभी पढ़े हो ना? कह रहा है कि विच हैज मिनिमम रेडियस, कम सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? तो चलो यही फार्मूला है क्या? इतना एंगस्ट्रॉन अंडरलाइन करो, लिखो रेड पेन से, जल्दी फटाफट लिखो रेड पेन से। R बराबर 0.53 n²/z। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका रेडियस निकालना है उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻10 मीटर। आ जाओ अब या देखना भाई, आर प्रोपोर्शनल टू ना, रेडियस किससे प्रोपोर्शनल हो गया? यह तो कांस्टेंट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि n बराबर 2 है, तो सबके लिए n बराबर 2 हुआ ना। अब चलो सबका निकाल दें। पहले वाले का रेडियस कितना हुआ, यानी कि हाइड्रोजन की हम बात करें तो रेडियस कितना हो हाइड्रोजन का? चलो हम सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो 0.53 क्या n², n मतलब कि 2 हुआ, स्क्वायर एंगस्ट्रॉन बटा जेड हुआ। जेड हाइड्रोजन का 1 हो गया। चलो 2 नंबर पे आओ। ड्यूटेरियम, तो यह भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, 1s2 है, तो 1 ड्यूटेरियम है, तो 1s2 यानी कि इसके बराबर, इसी के बराबर इसका भी हुआ होगा ना। हाँ जेड नहीं जेड 1, हाँ ठीक, ये भी वही होगा। तो ड्यूटेरियम देखो 2 नंबर का भी उतना ही हुआ, 0.53 इंटू 2 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉन बटा 1। ड्यूटेरियम है जेड, तो 1h2 1, जेड का मान यहाँ भी 1 है। आ जाओ 3 नंबर पे चलो। 3 नंबर में है सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम है। तो हीलियम क्या होता है? 2He4 होता है हीलियम, 2He4। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया है। तो जानते हो कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही बोर के सारे फार्मूला लागू होते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 आयोनाइज हो गया तो 1 ही बचा ना, तो 1 ही बचा। और वह अभी जो बचा है वह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 2 में है। तो जब n बराबर 2 में है तो देखना अब ये दूसरे वाले का r का मान कितना हुआ? अब इसका r होगा 0.53 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपान 2 का होल स्क्वायर सब में है ना, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सबके लिए n बराबर 2 ही होगा। अब देखो क्या था? हीलियम था, तो हीलियम 2He4 है ना, यानी कि हीलियम में उसका एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है, इससे मतलब है, क्योंकि फार्मूले में जेड एटॉमिक नंबर है।
तो अब ये हो गया 2। ओके, अब चलो, अब आ जाओ 3 नंबर, और चलो अब चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे आर बराबर कितना होगा, देखो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर सो मच एंगस्ट्रॉन अपान, अब लिथियम है, लिथियम देखो लिथियम में कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 3, WnH यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा तब वो कहलाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम। जब 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में तो 2 निकल गए, बचा 1। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिनमें रहता है वह हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाते हैं। हाइड्रोजन के जैसा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है ना, तो ये देखो यहाँ पे हो गया कितना 3। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन हुआ, यह और यह बराबर हो गए। सबसे छोटा ये हुआ तो सबसे छोटा यह, फिर यह, फिर यह। तो मीन्स व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द फैंटास्टिक वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हो गया, क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स 100 टाइम्स बेटर देन अदर। चलो और आगे आ जाओ, नेक्स्ट। हाँ, आगे चला जाए। हाँ चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। चलो अब देखा जाए क्या है आगे। हाँ आ जाइए, अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर डाल दो, कोई जो भी नंबर हो। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, कह रहा है क्वेश्चन में, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is the potential energy of electron in this state? What is potential energy of electron in this state? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मार दो जल्दी, हाँ जल्दी मारिए, फटाफट मारिए। हाँ, अभी काइनेटिक एनर्जी, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, जस्ट इसके पहले वाले एपिसोड में अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे होती है, कैसे बनती है, माइनस कहाँ लगाओगे, प्लस कहाँ लगाओगे, सब सिखाया हो। तो देखिए क्या पूरा हुआ है एपिसोड पिछले वाला, ना हुआ हो तो कर लो जल्दी से, एग्जाम के पहले सब कुछ फिनिश कर दो। जल्दी मारो, 1 मिनट का टाइम लो, मारो आंसर। चलिए आंसर बोलो। अब देखो, कभी कभी कॉमन सेंस लगा दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आंसर आ जाता है। हाँ, फिजिक्स में बहुत हैं, अभी सब बताऊंगा, अभी आने दो। अभी जब मॉक टेस्ट, अभी फुल सिलेबस अभी जब कराऊंगा ना न्यूमेरिकल्स, तब मजा आएगा। अभी बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, डायमेंशन है, वहाँ से बीमा, परसेंटेज इरर, वहाँ से शुरू करूँगा। तो परसेंटेज ना, डायमेंशन, परसेंटेज इरर और वेक्टर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन,
मोशन इन प्लेन यानी कि प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पूरी वेव, पूरी हीट, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, पूरी मैग्नेटिज्म और पूरा मॉडर्न फिजिक्स और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी का क्वेश्चन मिला करके 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, जिसमें से केवल 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप छोड़ेंगे, 45 क्वेश्चन आपको करना ही होगा। तो ऐसे ऐसे कोशिश करूंगा कि 2 सेट 3 सेट जो भी बन पाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया तो और मजा है। तो मान लो कम से कम 2 ही सेट हुआ तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 4 सेट हुआ तो 200 क्वेश्चन हो जाएगा, और वह 200 क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन होंगे। वैसे तो सब कुछ गेस्ट क्वेश्चन है, सब जो चल रहा है सब वही चल रहा है, इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, सारे गेस्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन वह थोड़ा इसका रिवीजन भी हो जाएगा और अलग से 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 4 सेट हुआ तो 200 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन फुल सिलेबस के 200 क्वेश्चन 100% उसी में से तुम्हारा पेपर ही पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। जो कोई ना पढ़ा हो तो हाँ, तो नो टेंशन, क्यों आने जा रहा है क्या आने जा रहा है 200 गेस्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, फिलहाल बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कभी कभी कॉमन सेंस जरूरत होती है। कैसा कॉमन सेंस, और दिखाता हूँ कैसे कॉमन सेंस। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आज तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताओ कि आपको मैं बता चुका हूँ अभी पीछे किसी वीडियो में, अभी लेक्चर में मैं डिस्कस किया हूँ, क्या डिस्कस किया हूँ कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। यदि टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए तो वह बस इनफाइनाइट पर होगी। तो जब यह अपने क्या है, देखो यह ग्राउंड स्टेट में, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ग्राउंड स्टेट में है। कह रहा कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है तो इसी अवस्था में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये पूछ रहा है यह क्वेश्चन। तो तुमको यदि नहीं, पहली बात तो फार्मूला याद होना चाहिए, सीधा याद होना चाहिए, उसमें कुछ भी इफ बटन नहीं, सीधा याद होना चाहिए तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले याद होना चाहिए, अभी जो बताया हूँ पीछे लेक्चर्स में वो याद होना चाहिए, बहुत ही सीधा सा भी है, पीछे जाकर पढ़ो फिर से। कॉपी में नोट करवाया था कि कॉपी में रेड पेन से नोट कर लो, नहीं किए हो तो जल्दी से आके फिर से दोबारा करो। देखो अब डायरेक्ट आंसर मारने का, मान लो फार्मूला ना याद हो तो फिर कैसे मारोगे, यह तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी तो काइनेटिक प्लस होती है, तो टोटल एनर्जी प्लस हो जाएगी, और टोटल एनर्जी प्लस इन्फिनिटी पे होती है। किसी भी वस्तु की टोटल एनर्जी है ना, यदि टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी पर होगी। क्योंकि जानते हैं पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फील्ड में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि कहीं पर कोई भी वस्तु है तो कभी भी उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। टोटल एनर्जी 0 इन्फिनिटी पर होती है तो पॉजिटिव भी वहीं पर होगी। तो जब इन्फिनिटी पर कोई वस्तु रेस्ट में होती है तो उसकी कुल एनर्जी 0 होती है, और जब इन्फिनिटी पर कोई वस्तु मोशन में होती है, इन्फिनिटी पर कोई वस्तु मोशन में होती है तो उसकी कुल एनर्जी पॉजिटिव होती है, जो पढ़ोगे ग्रेविटेशन में। फैंटास्टिक। आओ, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ तो दूसरे पर चलते हैं। ये बताओ कि यदि ये इसको कह रहा है कि टोटल एनर्जी ना, ये कह रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है, तो जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है तो पोटेंशियल उसके बराबर कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि यदि दोनों एक बराबर होंगे, -13 दिया हुआ है, तो जब दोनों एक बराबर होंगे इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 0 है। कॉमन सेंस लगा दो, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है। आज काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में होता नहीं, इसका मतलब कि कभी संभव है ही नहीं। चलो अब आ जाओ ना, देखना व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जब 0 नहीं हो सकती है तो वाला पॉजिटिव कैसे हो सकती है? ये तो अपने ही कैंसिल हो गया, बचा कौन यार? क्या दमदार ट्रिक्स है। देख रहे हो? तो कभी कभी बिना सॉल्व किए आंसर आ जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने आप आंसर आएगा। फिलहाल अब इसको सॉल्व करके कैसे करोगे, आ जाओ। अब प्रोसेस, ये तो था क्या था, ये तो था क्या, स्मार्ट ट्रिक ना, स्मार्ट ट्रिक्स। लेकिन क्या स्मार्ट ट्रिक तभी लगाओगे जब तुमको पूरी डिटेल कंसेप्ट पता होगा, तब नहीं लगाओगे। अब इन्फिनिटी पर क्या होता है पता ही नहीं है, कैसे लगेगा? कहाँ पर 0 होना है, कहाँ पर मैक्सिमम होना है, तो हाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़ो। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को अच्छी तरह से देखो। आ जाओ अब ज़्यादा देखना भाई। तो अब सॉल्व करके यदि सॉल्व करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती क्या है जानते हो? क्या होता है? अभी फॉर्मूला बताया था इससे पहले। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 2 इंटू क्या, टोटल एनर्जी। टोटल
एनर्जी। यस, दिस इज द फार्मूला। 2 इंटू टोटल एनर्जी, नोट करो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी। अभी अभी नोट करवाया था पिछले लेक्चर में। चलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मल्टीप्लाई कर दो, 13 गुणे 2 करोगे 26 होगा, 6 2 12, 12 और 26 27, 27। तो 20 किसमें आया, माइनस में, 27 पॉइंट कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो दिस इज द आंसर। हो गया, बस सॉल्व हो गया, हो गया। आ जाओ और देखते हैं क्या है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, बहुत ही सारे दमदार क्वेश्चन हैं, सब सब के सब सब। चलो, हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन और क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इधर हो गए। चलिए और देखता हूँ क्या है। हाँ, अभी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी बचा हुआ है कुछ। चले आ जाइए। हाँ भाई, अब एक क्वेश्चन है, सपोज एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस बाय द फोर्स। क्वेश्चन सपोज कह रहा है कि सपोज करिए, सपोज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, टुवर्ड न्यूक्लियस बाय फोर्स F equal to K by R, where K equal to constant and R is the distance, R equal to distance of electron from nucleus, हो गया। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी T and radius R varies as, क्या कैसे वेरी करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि T n प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड, और क्या, आर एन प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है टी एन इंडिपेंडेंट ऑन n एंड, और आर एन प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, टी एन प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड, और क्या, आर एन प्रोपोर्शनल टू n। और डी ऑप्शन है टी एन प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड आर एन प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। मारिए आंसर, कौन सा अच्छा लग रहा है देखिए तो। हाँ, जो अच्छा लगे मारिए। हाँ, जो अच्छा लगे मारेंगे, नहीं निकालिए। कंसेप्ट आपका तैयार है कि नहीं, सॉल्व करिए जल्दी। 1 मिनट का लीजिए क्वेश्चन, बस 1 मिनट, मैक्सिमम टाइम अलाउड इज ओनली 1 मिनट।
हो गया भाई। हाँ चलिए, आंसर हो गया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। मीन्स अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करने के लिए अभिकेंद्र बल मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए तो वहाँ पर F बराबर क्या होता है, तो वहाँ पर F बराबर क्या था, यानी कि FC बराबर क्या होता है, जानते हैं mv²/r होता है। FC = mv²/r होता है और मिलता कहाँ से है, ZE² ना, कहाँ से मिलता है, 1/4πε0 ZE²/r² से मिलता है ना। तो ये फोर्स अब, लेकिन यानी कि यदि इसको हटा दिया जाए तो यह फोर्स FC बराबर इतना होता है, लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि F = k/r है। तो F = k/r अट्रैक्टिव फोर्स दिया ही अट्रैक्टिव है, यानी कि ये माइनस में साइन है ही, अंडरस्टूड है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा माइनस होता है, तो A- है। अब कह रहा है कि यह यदि R का पावर कितना है, R का पावर देख रहे हैं ना यहाँ पे, R का पावर 2 है, लेकिन आपके फोर्स में R का पावर, सिंगल पावर R का पावर ये 1 है। तो यदि इसको n मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको n मान लिया जाए इस फोर्स को, तो हमारे में जो ये तो होता है, लेकिन हम लोगों में कितना है, हम लोगों में n बराबर 1 है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फैंटास्टिक। चलिए अभी हटा दिया जाए, तो पहले तो अभी ये आंसर मार दीजिए, इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है बी ऑप्शन। यस, फैंटास्टिक, बी ऑप्शन। आइए कैसे, तो मैं अब बताता हूँ आपको कैसे। ये सब हटा दें, हाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यदि ये T पहली बात है कि काइनेटिक एनर्जी है, तो T क्या है, पहली बात ये है कि ये है काइनेटिक एनर्जी, बात समझा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, करेंगे ना। अच्छा, अब वेलोसिटी कैसे वेरी करता है, तो वेलोसिटी का फार्मूला नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, √r⁻n-1। याद रहे वेलोसिटी कैसे वेरी करता है। और एक फार्मूला नोट करिए कि टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है। तो याद है कि टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ टाइम पीरियड है, यहाँ टी काइनेटिक एनर्जी माना पेपर में दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टी माने, ये टाइम पीरियड वाला हमारा टी है। तो टी प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1/2 होता है। ये दो फार्मूला तो अपन अंडरलाइन करिए तुरंत, हाँ दो फार्मूला तो अवश्य ही अंडरलाइन करिए तुरंत। हो गया, आइए और अब जा देखा जाए। हाँ अब क्या है भाई, अब हाँ अगला पॉइंट, चलो भाई, तो अब जा देखिएगा जो रेडियस है, रेडियस, तो ध्यान दीजिए कि जब हम लोग रेडियस निकालते हैं ना, जब हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस बराबर हमारा कितना आया था, तो जब ओके अच्छी तरह समझना है भाई ना, अच्छी तरह समझिएगा। हाँ एक चीज़ और थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि यह बी ऑप्शन में आर्यन जो वैल्यू है ना, आर्यन में पावर सिंगल है ये, हाँ ओके, हाँ ज़्यादा ध्यान देंगे
कि टी एन इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड आर एन प्रोपोर्शनल टू एन है। हाँ, बाकी ऑप्शन आप लिखे ही होंगे, लेकिन जो सही आंसर है उसको पहले देख लिया जाए। ये हम लोग का आंसर सही है, ये आंसर हम लोग का सही है। अब जैसा चलिएगा, हाँ ओके। अब हाँ देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम वेलोसिटी की और टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि टी काइनेटिक एनर्जी पेपर में दिया हुआ है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को चेक करना था। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको पहले वेलोसिटी का चेक करना जरूरी है कि जो वेलोसिटी का हो रहा होगा वही काइनेटिक एनर्जी का हो रहा होगा। तो हमको पहले वेलोसिटी चेक करना था, तो पहले हम वेलोसिटी को चेक करते हैं। चलिए, एन का मान कितना है 1, यहाँ पे क्या हुआ 1, तो 1 - 1 ओके मीन्स v प्रोपोर्शनल टू 1/√, क्या r पर पावर 1 - 1, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/1 मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन n पर डिपेंड ही नहीं करता। फैंटास्टिक, n पर डिपेंड ही नहीं करता। हाँ देखो भाई, सामने है, देखा, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन n। तो इस अवस्था में वेलोसिटी n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये 1 हुआ, देखिए r पर 0 हुआ ना, और r पर 0 मीन्स ये पूरा 1 हो गया, और रूट में 1 है तो 1 हो गया, तो 1/1 हो गया, दैट इज 1 हो गया। 1 मीन्स कांस्टेंट, यानी कि v डज नॉट डिपेंड ऑन n। देखिए, तो v क्या मिला, डज नॉट डिपेंड ऑन n मिला ही नहीं। n क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, r पर जो फोर्स है ना, तो जो r दिया है इसके ऊपर पावर है n, जो भी पावर यहाँ पर है, कुछ भी नहीं था, तो n बराबर 1 होगा। r पर कुछ नहीं, तो r पर कुछ नहीं मीन्स n = 1, तो n = 1 तैयार हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वेलोसिटी n पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो जब वेलोसिटी नहीं डिपेंड कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी? जब वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी? तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड नहीं करती। तो टी क्या, डज नॉट डिपेंड ऑन, टी डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर, n यानी कि काइनेटिक एनर्जी n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब बात रही कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर, टाइम पीरियड पूछा होता तो क्या होता, n का मान है 1, वेरी फैंटास्टिक। टाइम पीरियड यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम पीरियड निकालना होता तो क्या करते, n का मान है 1, तो 1 + 1 2/2 t प्रोपोर्शनल टू r होता। वेरी फैंटास्टिक आंसर। देखिए, पूछा नहीं है, लेकिन वैसे निकालिए अपने नॉलेज के लिए। टाइम पीरियड यदि पूछता तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता किसके, तो टाइम पीरियड जानते हैं कि टी प्रोपोर्शनल टू हमेशा r/3/2 पाते हैं हमेशा। टी प्रोपोर्शनल टू r/3/2 पाते हो ना, केप्लर्स थर्ड लॉ। लेकिन इस दिए गए स्पेशल क्वेश्चन में यहाँ पर 1 आ रहा है, तो टी प्रोपोर्शनल टू r हुआ, यानी क्या, टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू द r/n मीन्स 1, तो t प्रोपोर्शनल टू 1, t प्रोपोर्शनल टू r। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, t प्रोपोर्शनल टू r। दिस t रिप्रेजेंट टाइम पीरियड, बट इन योर क्वेश्चन t इज गिवन काइनेटिक एनर्जी एंड यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन n। ओके, फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी बात हो रही थी, हाँ, तो फार्मूला नोट हुआ। क्या फार्मूला नोट करना था, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/√r⁻n-1, जहाँ पर n क्या है, तो जहाँ पर n जो फोर्स होगा हमेशा तो जो फोर्स होगा F, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r करना, देखना कि वहाँ पर जो r है, r पर पावर कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे तो F बराबर क्या कितना आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, F = हाउ मच, F = कैपिटल G m1 m2/r²। तो r पर कितना पावर आया, 2, यानी कि n बराबर 2 हो गया। यदि मान लो कहीं पर कहा जाए कि कोई ऐसा मोशन हो रहा है कि जहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी कांस्टेंट k/r³ है,
तो अब यहाँ पर n बराबर क्या रखोगे, 3। ओके, फंटास्टिक। देखोगे कि जो जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है उसमें r का पावर क्या है, तो जो भी r का पावर होगा वही n की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, तुम्हारे क्वेश्चन में ये सब देखो, अभी लास्ट ईयर यानी कि ये साल या 2 साल पहले अभी देखो नीट में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। तो अब देखो F बराबर, और IIT में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी। तो F इक्वल टू कितना हुआ, -K/R, -K/R दिया हुआ था, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था। तो अपने अंडरस्टूड है कि जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो n की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1। यह भी हो सकता है कि यहाँ पर r बराबर 2 दिया होता, r पावर 2 होता तो n बराबर 2, r पावर 3 होता तो n बराबर 3, r पावर 4 होता तो n बराबर 4। फंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो कि धुनाई हो रही है, धुनाई हो रही है किसकी, फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स की, है ना। चलो आ गया, अब आ जाओ। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ दिखाया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखा, वेलोसिटी यहाँ पर देखा। अब बात रही रेडियस की, तो चलो अब देखो रेडियस का क्या हो रहा है। हाँ, अब रेडियस तो देख रहे हो कि बोर के मॉडल में रेडियस RN प्रोपोर्शनल टू आया था n² था ना। अभी पढ़े हैं हम लोग कि RN बराबर कितना होता है, 0.53 × n² / z एंगस्ट्रॉन होता है, अभी पढ़े हो। और जब इसका मतलब ये हुआ, कॉमन सेंस, हाउ मच फैंटास्टिक, कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, 1/r² था, कीप इन माइंड हियर एंड दिस इज द कांस्टेंट K। तो जब यहाँ पर 2 था तो n पर 2 आया था, तो जब n बराबर 1 है तो r पर 1 आएगा ना। Rn प्रोपोर्शनल टू कितना, 0.53 क्या, n/z। तो हमको ये सब दिखना नहीं था, पूछा है कि r कैसे वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू n, आंसर हो गया प्रोपोर्शनल टू n। देखो r प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज द आंसर, हो गया क्लियर, फंटास्टिक। तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, याद करो, हाँ नोट्स बनाओ गजब का, हाँ पूरा एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल दवाई ना, सब एंटी फंगस वगैरह सब ले करके पहुंचना है नीट में। कोई इफ बट लेके मत जाना कि फ्रिक्शन नहीं तैयार है तो ग्रेविटेशन नहीं तैयार है तो उसमें कम किए हैं तो इसमें ज़्यादा किए। देखो रगड़ रहा हूँ, मैं रगड़ रहा हूँ, देखो ब्लैक बोर्ड पर, तुम भी रगड़ो ना, हवा में ज़मीन पे रह करके। ये नहीं सोचो हवा में कि हाँ सब तैयार है ना। देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो फटाफट निकल रहे हैं आंसर कि नहीं निकल रहे हैं। चलो अभी अगला देने जा रहा हूँ, तुरंत आंसर मेरे बताने के पहले आंसर निकल जाए तब फिर करना, समझना कि तैयार है। यदि थोड़ा सा इफ बट हो तो दिमाग में जानते हो नहीं निकला होगा ना, तो यदि मन ये कहेगा हाँ थोड़ा सा और टाइम भी तो निकल गया होता, तो मन में ये आएगा हम अरे सब बता दिए, नहीं तो हम अभी सॉल्व कर लिए होते। लेकिन ये सब यहाँ तो चलेगा, हाँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलेगा। नीट के दिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलेगा, या IIT दे रहे हो तो IIT के दिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब दे रहा हूँ, जितना टाइम दे रहा हूँ, सामने घड़ी रखो और फर्द उस टाइम के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को रोक दो वहीं पर ना, हम कम टाइम दे रहे हो तो वीडियो को रोक दो, 1 मिनट से 1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम अलाउड, दैट विल बी द 1.5 मिनट, 1.5 मिनट मैक्सिमम। फिलहाल आ जाओ अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट। हाँ चलो भाई देखो और क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम excited
state comes to hydrogen atom from excited state, comes to ground state, and emitting photon of wavelength lambda, and emitting photon of wavelength lambda. What is the principal quantum number of excited state? What is the what is the principal quantum number of the excited state? चलो अब ऑप्शन क्या दिया हुआ देख लो। ए, मारो जल्दी से निशान, ए इक्वल टू लेमडा आर अपॉन लेमडा माइनस 1। बी ऑप्शन अंडर रूट लेमडा अपॉन लेमडा आर माइनस 1 हो गया। सी ऑप्शन अंडर रूट लेमडा आर स्क्वायर अपॉन लेमडा आर माइनस 1, और डी ऑप्शन अंडर रूट लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1। ये हाँ आर है, लेमडा नहीं। चलो भाई मारिए निशान फटाफट। इसमें एक ऑप्शन और कर लो, एक ई ऑप्शन कर लो, नन कोई मैच नहीं कर रहा है, नन कर लो, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मैं एक यहाँ ऑप्शन और बढ़ा दे रहा हूँ। हो गया भाई, हो सकता है ऐसा ही हो। चलो तो हाँ सॉल्व को जल्दी मारो, अब 1 मिनट मारो तो जल्दी निशान फटाफट। देख लें हम और क्या है इंपॉर्टेंट में। चलो बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, यही लास्ट न्यूमेरिकल है। बाकी जो टाइप दिख रहे हैं मैक्सिमम सब हो गए हैं लगभग। हो गया, किस पे मार दिए निशान। आइए तो हाँ इसका आंसर क्या है, 1 सेकेंड। तो इसका आंसर दिया है, कहाँ पे गया भाई, लेमडा आर बाई लेमडा आर माइनस 1। देखो भाई लेमडा आर माइनस लेमडा आर बाई 1, दिस इज द गिवन आंसर, डी ऑप्शन। बट हाउ एंड वाई, यह है ही आएगा इतना या कुछ और आएगा। आइए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, जो प्रूफ करूँगा जो आएगा वही आंसर होगा एग्जैक्ट। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, आ चुका है। तो चलिए आइए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन क्या था भाई, हाइड्रोजन आइटम एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है ना, हाइड्रोजन आइटम एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना हम लोगों को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है, क्या होगा। तो सिंपल है, कोई क्वेश्चन ऐसा वो कुछ है नहीं इसमें कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक है। आ जाओ बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। थोड़ा अपना
बोर्ड और साफ हो जाए। चलो, हाँ आ जाओ भाई। सपोज करो कि यह n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, n इक्वल टू 1 पर आ रहा है, यही ना, n इक्वल पर। और जो एनर्जी इमिट हो रही है, यानी जो फोटोन इमिट हो रहा है, इसका वेवलेंथ लैम्डा बोला गया है। ये ट्रांजिशन है, ये दिखाया गया है। चलो, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, 1/λ बराबर होता है r/z²। क्लियर, r/z²। और क्या 1/n1² माइनस 1/n2²। ये होता है एटॉमिक ट्रांजिशन का इक्वेशन। ये क्या है, एटॉमिक ट्रांजिशन का इक्वेशन। तो अभी मैं बताया हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस की वेवलेंथ निकालनी होती तब क्या करते हो, और जब एटॉमिक ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकालनी होती है तब क्या करते हो। चलो, तो 1/λ बराबर कितना होगा, r और z हाइड्रोजन है, 1 हो गया, हटा दो। z बराबर क्या लिख दो, वहाँ पर लिख दो z बराबर, चलो अभी लिख दूंगा यहाँ पर, और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो नहीं पता है, वही तो बताना है n। और हाँ, z बराबर कितना था, 1 था, और n1 बराबर 1 है, और n2 बराबर n लिए हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलो क्या करोगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो इसको इधर भेज दे रहा हूँ, तो 1/λr बन जाएगा, इधर आ गया 1/λr हो गया। अब इधर क्या बचा है, 1/1 का स्क्वायर यानी 1 है, माइनस 1/n² आया, 1/n² इधर ला दो, तो 1/n² बराबर कितना होना है, देखो तो 1/n² इधर आया, ये उधर चला गया, तो 1 माइनस क्या 1/λr लिख सकते हैं। अब चलो, अब देखो क्या हो रहा है, ये इधर गया -1 हुआ, तो λr माइनस 1, λr माइनस 1/λr हो गया। ओके, फैंटास्टिक। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था भाई, एग्जैक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, तो n² बराबर कितना हुआ, देखो n² रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, वो भी उल्टा हो जाएगा, तो λr अपान क्या λr माइनस 1, n² है, तो n बराबर कितना हुआ, √ λr अपान क्या λr माइनस 1। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो कौन सा आंसर था, यही था ना, λr अपान λr माइनस 1। ओके, फैंटास्टिक। तो दिस इज द आंसर। तो क्या देख रहे थे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बाकी कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जानते हो ना कई बार आए हुए हैं, तो मैं पीछे इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलो, तो आज हम लोग ना इस चैप्टर का क्या करते हैं, समापन, द एंड ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 9 एपिसोड है शायद, हाँ 9 एपिसोड है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये 9वां एपिसोड है। क्या ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे न्यूमेरिकल्स लग गए? हाँ, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स या टाइप, यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर टाइप का लगभग 1 हम कर दिया है। और अब क्या देखना भाई, तो जो हम आपको मॉक टेस्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, तो केवल उस पर नहीं डिपेंड रहना, ये सब कुछ तो इम्पॉर्टेंट है ना, बात समझ रहे हो ना। और फुल सिलेबस का मैं करवाने वाला हूँ। तो यानी कि ये जो एपिसोड चल रहा है अभी, पार्ट टाइप चल रहा है, जो पार्ट वाइज, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे अभी आप, तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही गजब का, बड़ी मेहनत से हमने आपका पूरा 100% कंप्लीट कर दिया है। कोई भी शब्द कहीं पर भी एक लाइन छूटी हुई नहीं है। हाँ, अब जो छूटा हुआ होगा, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इम्पॉर्टेंट, तो जो भी छूटा हुआ होगा वहाँ पर मैं लूँगा जो मॉक टेस्ट होगा। क्लियर? तो मॉक टेस्ट यानी कि इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, तो मैं जो लेने वाला हूँ वह 4 एपिसोड में करूँगा। उसका 50-50 क्वेश्चन का एपिसोड होगा, तो लंबा वीडियो बनेगा, हम 3-3, 4-4 घंटे लग जाएंगे उसमें, तो लंबा वीडियो होगा। सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर डालिएगा, ठीक। मैं हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का समय दूंगा,
आप उसे 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं तुरंत सॉल्व करके पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो एक बार आपका पूरे फिजिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा और यही सही समय है एग्ज़ाम के पहले यदि पूरा एक बार रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम द बेस्ट बने, फिजिक्स में 100% नंबर मिले, ये हमारी दिली इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका काम है अच्छी तरह से वीडियो को समझना, पढ़ना, नोट्स बनाना, तैयार करना, सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ना, ये सब सारी चीज़ें तैयार करना अभी आपका काम है। क्लियर? हाँ, और एक काम और है आपका, क्या? सबसे ज़रूरी काम है आपका इम्तहान के बाद इस वीडियो को जम करके प्रचार कराना। क्लियर? हाँ, ये नहीं कि बस पढ़ लिया और हाँ, तो इस वीडियो का क्योंकि P100 फिजिक्स अभी नया चैनल है, अभी जस्ट हमने लॉन्च किया है, इसका कोई भी मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हूँ, सब कुछ आप पे डिपेंड है, इसका एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे। कोई भी स्टूडेंट आपसे मिलता है तो आप उसे ज़रूर कहिए कि यदि तुमको फिजिक्स पढ़नी है तो यहाँ वहाँ कहीं ना भटको, अरे गहरे के पास P100 फिजिक्स पे जाओ, हर चैप्टर की वीडियो हैं, सारे वीडियो देखो और जब अभी इसका ऐप बन जाएगा P100 फिजिक्स का तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो और नहीं तो जहाँ क्लास चलेगी वहाँ पर क्लास में जा करके क्लास में ऑफलाइन पढ़ सकते हो। तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है और फ्री पढ़ना है तो वीडियो को जम करके पढ़ लो, है ना, सारे विकल्प हैं। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या शुरू करेंगे? तो अब आज अब नहीं होगा, आज 3 वीडियो आए हैं तो अब अगला वीडियो जो होगा कल आएगा, कल यानी कि बस 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, तो 10-12 घंटे बाद मिलेगा अगला वीडियो। और मैं देख लूँ आपका सेमीकंडक्टर, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम बनेगा तो 5 से 6 वीडियो बनेगा, यानी 2 से 3 दिन के अंदर हम सेमीकंडक्टर फिनिश कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।